मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि सक्षमता परीक्षा 4 विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अगस्त के अंत में होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि 2 अगस्त से आपको क्लास मिलने लगेगा। और अगर आप सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मैं थ्योरी की मदद से उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू कराऊंगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका छूटे नहीं, और बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सिखाऊंगा। ये केवल सक्षमता ही नहीं, बीपीएससी टीआरई 4, बीईओ, एस्टेट, सीटेट, केवीएस जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मौसम, फसल और उदाहरण। खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, ये किसके उदाहरण हैं? तो खरीफ फसल के। रबी, ये गेहूँ, चना, जौ रबी के उदाहरण हैं। जायद, तरबूज, खीरा, मूंग, जो गर्मियों के मौसम में बोया जाता है और तुरंत निकाला जाता है, जो आप सब्जी वब्जी लगाते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाता है। और देखिए मौसम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल जो अभी उगाया जा रहा है, शरद ऋतु में रबी फसल जो ठंडी के दिनों में उगाया जाता है, जायद फसल गर्मी यानी जो खरीफ और रबी फसल के बीच का समय होता है, जो खेत खाली पड़ जाता है उस समय ये फसल लगाया जाता है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में वर्षा ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। ऑप्शन हो जाएगा खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो देख लिए वर्षा ऋतु में खरीफ लगाया जाता है, तो खरीफ पे टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं आखिर ये फसल होता क्या है, ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में आता है और भारत के जीडीपी में इसका कितना योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त करते हैं और उनके रख रखाव की उचित व्यवस्था करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कृषि प्रधान देश है भारत, और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और जो कृषि है ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और जीडीपी में इसका योगदान 17.5% लगभग है। चलिए आगे देखते हैं, ये वही चीज़ जो मैंने चर्चा किया था। अब रहा बात फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की विधियाँ। स्टेप बाय स्टेप, जैसे कक्षा में आप 8 में अगर साइंस पढ़ा रहे हैं, देखिए मैं इसलिए ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि चाहे वो 1 to 5 का एग्ज़ाम हो या 6 to 8 का एग्ज़ाम हो, आपसे प्रश्न कहाँ से लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 to 5 से तो कतई प्रश्न नहीं लिया जाता है। अभी आप सक्षमता 3 जितने लोग दिए होंगे, वो लोग पूरे लॉन्ग वीडियो को ना देखकर 2 मिनट 4 मिनट देख के हट जाते थे, और उनको लगता था हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। और जो लोग कंटिन्यू थे, फुल वीडियो देखते थे, उनको उम्मीद है कि वो पास हो जाएंगे। हाँ, 100 स्कोर उनको संभावना नहीं लग रहा है, लेकिन उनको जाना पहचाना प्रश्न मिला था। और जो लोग 2-4 दिन पढ़े थे तुक्का के भरोसे, उन्हें जाना पहचाना प्रश्न नहीं मिल पाया। चलिए ये देखिए, पहला स्टेप है भूमि तैयार करना। सबसे पहले जब आप खेती करने जाएंगे तो अपने फील्ड मतलब अपने खेत को तैयार करेंगे। तो किन किन तरीके से तैयार किया जाता है? सबसे पहले मिट्टी की जुताई करेंगे और समतलीकरण करेंगे, यानी समतल करेंगे, खेत को समतल करेंगे, अच्छे से बांध उंध इसका बना लेंगे, जिसे आप लोग लोकल भाषा में कहते हैं डडेरी बांधना। तो ये अच्छे से आप तैयार कर लेंगे।
खाद और जैविक पदार्थों का प्रयोग करेंगे। रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल अभी ना करें, क्योंकि इसी के वजह से जितनी भी बीमारियां हैं खाद्य फसलों के सहारे हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। दूसरा स्टेप है अच्छे बीज का चयन करेंगे। जैसे आपने खेत तैयार कर लिया, तो खेत तैयार करने के बाद आप मार्केट जाएंगे तो उत्तम किस्म का बीज आप चयन करेंगे जो अच्छा हो, जिसकी उर्वरकता अच्छी हो, आपके मिट्टी के लिए वो सूटेबल हो। उच्च गुणवत्ता वाले और रोग प्रतिरोधी बीज आप लेंगे ताकि उसमें कोई बीमारी ना हो और हमारा फसल बर्बाद ना हो। देखिए, पढ़ाई केवल ये नहीं कहता है कि पढ़ के एग्ज़ाम निकालिए, जॉब लीजिए। पढ़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास उतना समय कहाँ रहता है। मोबाइल है ना, रील्स देखेंगे, दूसरे के वीडियो देख के व्यूज़ बढ़ाएंगे, लेकिन खुद कुछ अच्छा या नया नहीं करेंगे। उसके बाद बुआई के तरीके। सबसे पहले आपने खेत तैयार किया, बीज का चयन किया, तब आप बुआई करेंगे। हाथ से छिड़काव करके भी बुआई होता है और मशीन से कतार में भी बुआई होता है। आजकल बहुत सारे आधुनिक यंत्र आ गए हैं जिसके मदद से किसानों का कार्य आसान हो चुका है। हाँ, कॉस्ट बढ़ा है, ये खेती करने का कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन आधुनिक तरीके से कम समय में बुआई किया जा सकता है। चलिए, आप अपने लोकल में देखे ही होंगे कि कैसे खाद जैसे बीज, गेहूं के छिड़काव हाथ से कैसे किया जाता है, या फिर अभी आप खरीफ फसल में बिचड़ा डाल करके, बिचड़ा को निकाल करके कैसे हाथों से भी बुआई होता है, और आजकल मशीन भी आ गया है जिसके सहारे कतार में एकदम बुआई होता है। तो उसके बाद है बुआई के तरीके देख लिए, तब होगा सिंचाई। बुआई कर देंगे, उसके बाद उसको नियमित समय पे पानी देंगे ताकि वो फसल बर्बाद ना हो। नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरकों का उपयोग। जैविक खाद यानी गोबर कंपोस्ट जो है, ये जैविक खाद है, इसका प्रयोग आप भरपूर मात्रा में खेतों में कर सकते हैं। लेकिन आजकल जानवरों यानी माल जाल की जो संख्या है, लोग भीड़ के कारण, बीमारियों के कारण और खेती न करने के कारण ये सारे जैविक खाद नहीं तैयार हो पाएगा, तो वो खेत में डालेंगे क्या। अब है रासायनिक उर्वरक NPK। बहुत सारे लोग रासायनिक उर्वरक भी अच्छे ज़्यादा उत्पादन के लिए करते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे हित के लिए बिल्कुल हानिकारक है। उसके बाद है रोग और कीट नियंत्रण। जब आप देखे होंगे फसल में कोई रोग हो जाता है तो उस पर दवा छिड़काव किया जाता है, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जैविक नियंत्रण उपाय किया जाता है, जैसे गोबर का छिड़काव किया जाता है। और बीमारियों से तो छोड़िए, आजकल जो देहात में नीलगाय हैं, नीलगाय आप बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा फसल बर्बाद कर रही हैं। नेक्स्ट है गला फंसा हुआ है। एक तो पुराने विद्यालय से विदाई हुआ, बच्चों से काफ़ी लगाव था, ग्रामीणों से भी लगाव था। कोई भी शिक्षक चाहे किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं, जब कहीं भी ज़्यादा समय बिताते हैं तो उनका जुड़ाव लगाव हो जाता है और वो इमोशनल पल थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से आया तो हूँ, लेकिन बार बार वहाँ का याद आ रहा है। और जिस विद्यालय में आया हूँ, पहले वैशाली ज़िला में राघोपुर दियारा था, अब वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के सारण ज़िला का मैं निवासी हूँ, तो अपने बॉर्डर क्षेत्र मुजफ्फरपुर सरैया ब्लॉक में आ चुका हूँ। तो वहाँ जैसे दिया वैसे यहाँ भी विद्यालय में मैं देने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ जैसे आप लोगों को मैं तैयारी कराया, ठीक उससे भी बेहतर तरीके से सक्षमता 4 और अन्य परीक्षाओं की तैयारी मैं कराऊँगा, और अपने ही चैनल के माध्यम से क्लास के साथ साथ बच्चों को ऑनलाइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है रोग और कीट नियंत्रण। तो ये देख लिए, फसल की कटाई और भंडारण करेंगे। तो पकने पर फसल की कटाई की जाती है, ये भी मशीनों से या हाथों से काटा जा सकता है। सुखाकर इसका भंडारण किया जाता है, पहले सुखाया जाता है, अगर गेहूं है तो दौड़ी किया जाता है, फिर उसको ओसाया जाता है, तब उसका भंडारण किया जाता है सुखा करके। नहीं तो नहीं सुखाएंगे, भंडारण करेंगे
तो वो खराब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब फसल उत्पादन के लाभ क्या हैं? तो फसल उत्पादन के लाभ हैं कि एक तो हमारी जीडीपी में इसकी योगदान है, प्लस में कोई भी अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो पैसा तो खाएंगे नहीं, खाएंगे अनाज ही। तो राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, जीविकोपार्जन के लिए फसल उत्पादन बहुत ज़रूरी है और उत्पादन में वृद्धि, किसान की आय में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित। नेक्स्ट है, ये सिंचाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा था और काफ़ी लाजवाब प्रश्न पूछा था, कंफ्यूज कर दिया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, छोटा छोटा प्रश्न भी जब आप नहीं जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, सोचेंगे तो जवाब दिखने लगता है। मैं 5 एमसीक्यू लिया हूँ जो आपको दूंगा करने के लिए। देखिए, सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खेतों में आवश्यकता अनुसार पानी पहुँचाया जाता है ताकि फसलें अच्छी तरह से विकसित हो सकें। और वर्षा की अनियमितता के कारण सिंचाई प्रणाली कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको इतनी लंबा चौड़ा बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित समय अंतराल पर आवश्यकता अनुसार फसलों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के बहुत सारे स्रोत हैं जो कि हम लोग देखेंगे। सिंचाई आवश्यक क्यों है, स्रोत पहले देख लेते हैं। देखिए, सिंचाई के स्रोत प्राकृतिक भी हैं और कृत्रिम भी हैं। वर्षा, नदियाँ, झीलें। लेकिन वायुमंडलीय दशा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जो फसल है, अगर केवल प्राकृतिक पे आप निर्भर रह जाएंगे तो आपका फसल नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने का चांस रहता है। तो कृत्रिम यानी आपके द्वारा भी व्यवस्था बनाया गया है, कुएं से, नलकूप से, ट्यूबवेल से, नहरों से सिंचाई किया जाता है। अब देखिए, सिंचाई आवश्यक क्यों है और इसके क्या लाभ हैं। वर्षा के अभाव में फसलों को जल देना, ये सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो जब वर्षा या प्राकृतिक किसी डिजास्टर के कारण अगर आपका फसल बर्बाद हो रहा है तो वर्षा जब नहीं होगी तो पानी तो उसको मिलेगा नहीं नियमित समय पे। तो वर्षा के अभाव में फसलों को जल दिया जाता है, पौधों को पोषक तत्वों का अवशोषण करने में सहायता होता है, फसलों की वृद्धि में सहायक होता है सिंचाई, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखता है सिंचाई। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई के स्रोत आपने देख लिया। अब देखिए, प्रमुख सिंचाई प्रणालियाँ, यहीं से प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछ दिया था। प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई का परंपरागत स्रोत नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, परंपरागत सिंचाई प्रणाली, बैलगाड़ी, बाल्टी, रहट, मोट, बहुत पुराने समय से, जो पुराने समय से सिंचाई प्रणाली चलती आ रही हैं, इन्हें परंपरागत स्रोत कहा जाता है। और जो नए आधुनिक समय में बहुत सारे सिंचाई के ऐसे प्रबंध बनाया गया है जिससे आपका जल का भी संरक्षण हो सके और आपके फसल भी नष्ट ना हो। तो देखिए, इस प्रणाली में क्या होता था, परंपरागत प्रणाली में समय भी लगता था, पैसा भी लगता था अधिक, और जल की बर्बादी भी होती थी। जो कि जल ही जीवन है, जल का संरक्षण ज़रूरी है और किसी भी संसाधन को बचाना ये हमारा दायित्व है कि हमारे साथ साथ हमारे जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ये चीज़ मौजूद हो। नहीं तो हम लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां और हम ही लोगों के समय में बहुत सारे चीज़ नष्ट होते जा रहे हैं। तो जैसे आधुनिक प्रणाली आप देख सकते हैं, यहाँ ड्रिप सिंचाई प्रणाली, पाइप लगा दिया जाता है खेतों में, जहाँ जहाँ फसल है वहाँ वहाँ पे छिद्र कर दिया जाता है और फसल के जड़ों में ही जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पहुँचाया जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या है देख लीजिए। ये पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद पानी गिरता है, जल की बचत होती है,
सब्जियों, फलों और फूलों के लिए उपयोगी है। स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली, जिसे छिड़काव विधि कहा जाता है, पानी के फव्वारों की तरह छिड़काव किया जाता है। कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई होती है और असमतल भूमि के लिए उपयुक्त है। मान लीजिए आपकी भूमि समतल नहीं है, और ज़्यादातर तो हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में ज़्यादातर बंटवारे को लेकर के भूमि समतल भी नहीं है और साथ ही साथ केवल डडेरी ही देखने को मिलता है। अगर ट्रैक्टर एक तरफ से जाएगा तो दूसरे तरफ से दूसरे के खेत के तरफ से आएगा, ऐसे स्थिति है। ऐसे हम लोगों में द्वेष है, जो बोलिए, खैर जो भी हो। और अगर आप शहर में चले गए हैं और आपका प्रॉपर्टी देहात में है, तो एक तो आप ना किसी को बोने के लिए दिए हैं, पड़ती छोड़ दिए हैं, तो उसे किसी न किसी के हवाले लगा दें, कम दे ज़्यादा दे, कम से कम खेत आपका आबाद रहेगा। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यहीं से एक प्रश्न जो बना था, मैंने कहा कि पुरानी पद्धति परंपरागत कहलाती है और जो नई पद्धति है ये परंपरागत नहीं कहलाती हैं, ये आधुनिक पद्धति है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को करेंगे, जो कि आसान आसान प्रश्न मैं आपको दिया हूँ MCQ के रूप में। निम्नलिखित में रबी फसल है। ऑप्शन है मक्का, गेहूँ, धान या गन्ना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? आलू, गेहूँ, धान या सरसों। नेक्स्ट है, रबी फसल कब लगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर, मई जून, अगस्त सितंबर या जून जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है रबी, खरीफ, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु की बात की गई है। वर्षा ऋतु में आपने खरीफ देखा था और आपने शरद ऋतु में रबी देखा था, तो ग्रीष्म ऋतु में आपने क्या देखा था? अब आ गया प्रश्न ये, जो मैं BPSC TRE में ये प्रश्न पूछ दिया था। TRE में देखिए, प्रश्न आजकल जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना तो सारा प्रश्न नया लगेगा। इसलिए थ्योरी पढ़ लीजिए, बीच में से कहीं से प्रश्न दागे, आपके माइंड में उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में सिंचाई का परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन है रहट, मोट, स्प्रिंकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो उत्तर अब आप आसानी से दे सकते हैं। तो यही चीज़ आप चैनल पे जुड़िए। गला थोड़ा सा ख़राब है, बच्चों के साथ इमोशनल मोमेंट्स, जिससे मैं आंसू रोक नहीं पाया। और जितना मुझे वहाँ राघोपुर वैशाली में प्यार मिला, चाहे वो जुरावनपुर के लोग हों, चाहे मतलब हम कभी वहाँ लगा ही नहीं कि दूसरे जगह आए हुए हैं। कारण ये था कि घर पे कुछ मजबूरियां हैं, जिसके कारण से मुझे तबादला कराना पड़ा। नहीं तो पटना के समीप 15 किलोमीटर पे रहना, टाउन में रहना। और ये है कि नदी वाला क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र, नाम का दियारा क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र बहुत अच्छा है। और वहाँ की यादें संजोए हुए मैं आया, और जहाँ आया हूँ वहाँ भी कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ। और आप लोगों से भी उम्मीद रखूँगा कि आप लोग मन से तैयारी कीजिए, परीक्षा में पास हों। और जिस भी विद्यालय में हैं, आप जितना भी जानते हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल है जो लूट रहे हैं बच्चों को, उनकी आंखें खोल दीजिए कि नहीं, सरकारी स्कूल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग शिक्षक अभी जिंदा हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।